ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारत के लिए बड़ी चेतावनी है। थिंक चेंज फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि अगर ये संकट लंबा चला तो तेल महंगा होगा, व्यापार घाटा बढ़ेगा और इतना ही नहीं, महंगाई आम आदमी की जेब पर बोझ बनेगी। भारत 80 से 85% तेल आयात करता है। युद्ध की स्थिति में फ्रंट और बीमा खर्च भी आसमान छू लेंगे। रिपोर्ट साफ कहती है कि गैर ज़रूरी आयात पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। महंगे चॉकलेट, बेकरी प्रोडक्ट्स, लग्जरी सामान, महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे कि अनावश्यक सामान का आयात कम करके जो है विदेशी इन जो आयात को है उसको हम रोक सकते हैं। और इतना ही नहीं, इससे हम विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं कि गैर ज़रूरी आयात अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। समय आ गया है कि हम आत्मनिर्भरता की राह पर तेज़ी से बढ़ें। सब्सिडी की पुरानी नीति छोड़कर सख्त आयात अनुशासन अपनाना होगा। तो सर, आपसे सीधा टू द पॉइंट सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि गैर ज़रूरी आयात पर रोक लगाने से छोटे और मध्यम उद्योगों यानी कि MSMEs को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, फायदा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन सबसे जरूरी सर, ये आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सबसे अब आ रही है आवाज? जी हाँ, देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि जो गैर जरूरी आयात हैं, यानी कि जिसके बिना हमारा काम चल सकता है, उस पे रोक लगाना जरूरी है। जैसे अगर प्रधानमंत्री की अपील आप देखेंगे कि 10 दिन पहले जो उन्होंने अपील की थी कि भाई सोने का जो खरीदारी है वो हम एक साल के लिए रोक दें, यानी कि अगर हम सोना नहीं खरीदेंगे तो हमारा काम चल सकता है। ये बात जो है उन्होंने प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा था। और अब जो बात आ रही है कि चूंकि अभी लड़ाई लंबी चल रही है, वहां जो बात हो रही थी कि कुछ दिनों में सब सामान्य स्थिति हो जाएगी, जो नई फिर से लड़ाई भड़की है, जो एक दूसरे के ऊपर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं, 1-2 दिनों में वो स्थिति और बिगड़ती जा रही है। और अगर ये लड़ाई लंबी चली तो आप आम जनता के समझने के लिए कि आप सोचो कि पहले कहीं $60-65 में एक बैरल हम क्रूड ऑयल खरीदते थे, जिससे पेट्रोल डीजल बनता था, वो अब हम खरीद रहे हैं $100 से ऊपर में, $120 तक पहुंच गया था। यानी कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है लगभग $700 अरब का, 670 से 680 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, तो वो हमारा खत्म होना शुरू हो जाएगा। और हमें जरूरी चीजें हैं वो मंगानी जरूरी है, वो महंगी हो गई, क्योंकि बिना पेट्रोल डीजल के काम नहीं चलेगा, बिना आपके LPG काम नहीं चलेगा। तो आपको जितना भी महंगा ये मिले, आपको लाना है, उस पे जो उपभोक्ता है उन पे भी कुछ बोझ डाला जा रहा है। सरकार का जो अपना जो 10 रुपए का जो था डीजल और पेट्रोल पे जो एक्साइज ड्यूटी थी, सरकार ने वो खत्म कर दिया। ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन ये सब चीजों के इस पे तो आपको खर्च, लेकिन खरीदने के तो डॉलर देना ही पड़ेगा। अगर आप गैर जरूरी जो चीजें हैं उसके आयात पे अगर आप रोक लगा देंगे तो आपका ये विदेशी मुद्रा का भंडार जो खर्च हो रहा है महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने में, क्रूड ऑयल खरीदने में, वो आपका उसके लिए बचेगा। तो लंबे समय तक अगर ये खींचा स्थिति ऐसी रही हॉर्मुज की, तो उसमें ये जरूरी उपाय बताए जा रहे हैं। एक बात, तो हमारे युवा जो लगातार इस स्थिति से परेशान हैं, तो क्या इससे नौकरियों में बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, नौकरियां बढ़ने का कहाँ सवाल है। अभी तो इस संकट से निपटना है, क्योंकि आपको अगर महंगी चीजें सब मिल रही हैं, और ये एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि फर्टिलाइजर, ये सिर्फ तेल पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, फर्टिलाइजर का भी बड़ा वही केंद्र रहा है, निर्यात रहा है। और फर्टिलाइजर के बिना आपकी खेती नहीं होगी, और अगर खेती नहीं हुई, अगर कृषि उत्पादन कम हो गया तो आप भूखमरी की स्थिति में आ सकते हैं। अगर महंगाई ऐसी बढ़ती रही, लोग कम खरीदने लगे, तो औद्योगिक उत्पादन आपका प्रभावित हो जाएगा। पूरी दुनिया रिसेशन में जा सकती है, और जब रिसेशन में चले जाएगी दुनिया
तो और स्थिति भयावह हो सकती है, तो उसमें तो नौकरियां जाने की भी बात है। जी। ये बहुत ही मुश्किल समय है। बात यह है कि सिर्फ भारत के लिए नहीं है, इसमें भारत सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई दोष नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है। ये ईरान और अमेरिका की लड़ाई है, इजराइल की लड़ाई है, उसके कारण हॉर्मुज का संकट आया है और पिछले 3 महीना कंप्लीट हो गया है और पूरी दुनिया इस संकट से झेल रही है। अगर आप पेट्रोल डीजल की ही बात करें तो भारत में तो केवल बहुत कम बढ़ा है। भारत में तो 5-6%, 7% के आसपास बढ़ा है। बाकी दुनिया में तो 50%, 60% तक बढ़ा है। अमेरिका में ही 44% पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो पूरी दुनिया इससे परेशान है, भारत सिर्फ नहीं है और पूरी दुनिया में ऐसे मेजर उठाए जा रहे हैं। समस्या इसमें एक दूसरी जो खड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी कि तमाम देशों के साथ हम एफटीए कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हम कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ अभी हमने किया जनवरी में, आपने देखा हमने यूएई के साथ कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया है, कनाडा से फाइल हो रहा है, अमेरिका से फाइल हो रहा है। यानी कि हम उनके सामान को जो आयात करेंगे उस पे हम ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं, जो एग्रीमेंट है उसके तहत आयात करना होगा। तो इसमें सब लोगों को, मतलब जो लग्जरी गुड्स का, जो गैर जरूरी चीजों का, विदेशी सामान को जो यूज करते हैं उनको भी ध्यान रखना होगा कि अगर वो भारतीय उत्पाद खरीदेंगे, वही सामान अगर भारत में मिल रहा है तो सस्ता भी पड़ेगा और भारत के उद्योग चलेंगे, हर रोजगार मिलेगा। तो ये अभी इस समय में जो रिपोर्ट कह रही है वो ये कह रही है कि विदेशी मुद्रा जितना हम बचा सकें, जहां जहां से बचा सकें, चाहे सोना खरीदना हो, चाहे वो लग्जरी आइटम विदेशी खरीदना हो, इन चीजों से बचे। पेट्रोल, डीजल, गैस और ये जो फर्टिलाइजर है इसमें आप नहीं बच सकते, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि जो मशीनरी है, जो आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स का आप ले रहे हैं, जो लैपटॉप ले रहे हैं, जो मोबाइल खरीद रहे हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। भारत में बने मोबाइल खरीदेंगे लेकिन उसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट लगते हैं वो आयातित लगते हैं, वो चीन से आता है, तो उसको भी नहीं रोक सकते हैं आप। तो ऐसे में एक जो मितव्ययिता का जो सिद्धांत जो कहता है कि जब मुश्किल समय किसी परिवार में आ जाए तो वो परिवार अपने गैर जरूरी खर्चे कम करता है और जो जरूरी खर्चे हैं उसके लिए पैसे बचा के रखता है। यही स्थिति पूरे देश में भी लागू होती है कि पूरे देश को संकट में है तो गैर जरूरी खर्च जितना हो उसको बचाना है। सर, एक अहम सवाल, टू द पॉइंट सवाल कि अगर तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर चली गई तो भारत की महंगाई दर पर क्या असर पड़ेगा? आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना बोझ जो है और बढ़ जाएगा? देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें या क्रूड ऑयल की कीमतें $100 से ऊपर जाने पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब क्रूड ऑयल की कीमतें चूंकि बढ़ी हैं तो 5 रुपए 7 रुपए 4-5 बार में जो है वो आप देखा कि डीजल और पेट्रोल और सीएनजी तक के दाम बढ़ गए हैं। तो जितने भी सामान की ढुलाई है, जो आपके टैक्सी के खर्चे हैं, जो गाड़ी के खर्चे हैं, वो सब आपके बढ़ गए। उसका इम्पैक्ट महंगाई पे दिखेगा। हर सामान चूंकि महंगा हो रहा है, खाने की जो डिलीवरी आपके घर में सामान की होती है वो सब भी कह रहे हैं कि भाई हमें ज्यादा खर्च हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा। अगर ये कीमतें सरकार और आगे बढ़ाने से, अभी कहा जा रहा है कि लगभग 600 करोड़ रुपए का पर डे अभी नुकसान हो रहा है कंपनियों को, इतनी कीमतें बढ़ाने, एक्साइज ड्यूटी घटाने सबके बावजूद भी। यानी कि लगभग 20-22 हजार करोड़ का, अगर आप कह लें 24,000 करोड़ का घाटा अभी भी है, पहले लगभग 1,000 करोड़ का पर डे का घाटा था उनका। तो अगर इस घाटे को जनता पे डाला जाए, जनता में अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी तो उसका सीधे सीधे महंगाई पे असर दिखेगा, वो निश्चित रूप से। दूसरी बात कि महंगाई के अलावा आपका सब्सिडी का बोझ भी बहुत बढ़ रहा है। आप सब्सिडी जो आप यूरिया देते हो, मान लिया कि डीएपी देते हो, यूरिया का ही उदाहरण लेते हैं तो लगभग 260-70 रुपए की एक बोरी आती है 45 किलो की, जो आप देते हो। वो पहले जो आता था हमें बाहर से, वो लगभग 3,000 रुपए का पड़ता था, वो जो हम 300 से कम में देते हैं। अब उसकी कीमत बढ़ के हो गई है 5,000 रुपए से ऊपर। तो अब किसान को तो आप उतना ही
भी देंगे तो सरकार पे जो सब्सिडी का बोझ है वो लाखों करोड़ का और बढ़ जाएगा। जब सरकार ने 10 रुपए अपना एक्साइज ड्यूटी खत्म किया पेट्रोल और डीजल पे, तो उससे लगभग 1.5 लाख करोड़ से अधिक का राजस्व का जो है वो नुकसान सरकार को हो रहा है, जो आता सरकार के पास नहीं आ रहा है। तो बाद में जो आपकी जो विकास परियोजनाएं हैं उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो बहुत चौतरफा इसकी मार है, कहां कहां क्या क्या मार पड़ेगा उसका आकलन जो है वो बहुत, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा, ये आप मान लीजिए। जी सर, एक और अहम सवाल लेना चाहूंगी आपसे कि आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के लिए ये जो भारत ने कदम उठाया है, भारत सरकार के लिए कौन कौन सी ठोस नीतियां जो हैं अभी लागू करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे संकटों से हम कम प्रभावित हो? वैसे तो भारत ये बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है या कदम उठा रहा है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो भारत को उठानी चाहिए इस संकट के घड़ी में? देखिए, इसमें है 2-3 चीजें हैं। एक तो तात्कालिक कदम है, एक मध्यकालिक कह सकते हैं कि हम साल 2 साल 3 साल में कर लें, एक दीर्घकालिक उपाय है। ये आपको सब कुछ करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहली बात यह है कि ऊर्जा क्षेत्र में आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जो 90% अभी ऊर्जा के लिए पेट्रोल डीजल और इसके लिए हम क्रूड ऑयल के लिए विदेशों पर निर्भर है, ये निर्भरता आपको कम करनी पड़ेगी। इसमें समय लगेगा। और दूसरी बात जो है वो ये है तात्कालिक उपाय। तो तात्कालिक उपाय में आप क्रूड ऑयल का तो और गैस का एलपीजी का आयात कम कर नहीं सकते हैं, तो सोने का आयात है वो कैसे कम करें? जो लग्जरी चीजें हैं वो तत्काल अगर हम खरीदना कम करें, जो गैर जरूरी सामान है वो अगर विदेश से मंगाना बंद करें, तो वो मुद्रा तत्काल बचनी शुरू हो जाएगी। जो मध्यम टर्म है उसमें बिजली के उत्पादन में भारत लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। सौर ऊर्जा भी बहुत बड़े पैमाने पे अब उत्पादन होने लगा है। तो जो हम एलपीजी सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने बांटा था सबको, और सारे लोग जो गरीब हैं वो भी एलपीजी का यूज कर रहे हैं, और जरूरी भी है क्योंकि वहां महिलाएं जो थे वो धुएं में, लकड़ी में और उपले में खाना बनाती थी और उनका स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित होता था, तो वो जरूरी है। लेकिन अब विकल्प के रूप में जो सोलर चूल्हा है वो आ गया है। तो आप उसमें जो इलेक्ट्रिक के जो चूल्हे हैं वो दे सकते हैं, आप उसको सोलर पैनल दे सकते हैं। अगर वो बड़े पैमाने पे सरकार वितरित कर दे तो आपके एलपीजी की खपत जो है वो कम होगी, वो निश्चित रूप से वो कम होगी। दूसरी बात कि लॉन्ग टर्म में आपको रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना पड़ेगा। सरकार ने जो शांति एक्ट लाया है जो एटॉमिक एनर्जी के यूज करने के लिए कि छोटे मॉड्यूलर जो है वो एटॉमिक जो है वो पावर स्टेशन बन सकेंगे, उसके लिए अभी रूबियो आए थे, उनसे भी बात हुई थी, अब रूस से भी बात हो रही है। जी बिल्कुल। उसका जो प्रोटोटाइप, उसका जो एक है बनाने का, और निजी कंपनियां भी, तो बड़े पैमाने पे आपको जो उसमें यूरेनियम वाला जो है वो एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, एटॉमिक एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। सोलर एनर्जी और बढ़ाना पड़ेगा। हाइड्रो एनर्जी की बहुत संभावनाएं हैं, और खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश से लेके कश्मीर से लेके हर जगह। तो वहां इकोलॉजी को देखते हुए, इन्वायरमेंट की स्थिति को देखते हुए आप जहां जहां बना सकते हैं बड़े पैमाने पे आपको उस पे जाना होगा, यानी कि दीर्घकालीन उपाय करने होंगे। और दूसरी बात कि बड़ी जो हमें आयात जो करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, आप देखें कि अगर हम चाइना से आयात करते हैं तो वो भारत में कैसे बने, वो कंपोनेंट कैसे बने, वो आत्मनिर्भरता जरूरी है। रेयर अर्थ मिनरल्स में आत्मनिर्भरता जरूरी है क्योंकि वो उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, वो आपको देना ही देना है। तो ऐसे दीर्घकालीन उपाय भी बहुत सारे हैं, तत्कालिक उपाय भी हैं। ये सब अगर आप करेंगे तो जो सरकार की कोशिश है और जो होनी भी चाहिए कि हम अगर विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 में आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो वो आत्मनिर्भरता जो है ऊर्जा के क्षेत्र में ही हो। तेल और गैस पे जितनी कम निर्भरता हो उतनी अच्छी है। और अब रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो विंड में भी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। सोलर तो आप सोलर अलायंस के आप हेड हो, आपने बनाया ही है सोलर अलायंस, और उसमें आप पैनल से लेके हाइड्रोजन एनर्जी वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो एक नया फील्ड आ रहा है, और उसमें अब सरकार ने एक हाइड्रोजन ट्रेल चलाने का भी फैसला किया है, उसका वो सब आ रहा है। तो अगर आप हाइड्रोजन को यूज कर लो, आप उस पे तरफ चले जाओगे तो आपका निर्भरता जो है वो बिल्कुल खत्म होगी। ऐसी नहीं है कि नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ थोड़ा समय लगेगा
तात्कालिक उपाय पहले अभी तत्काल करने पड़ेंगे क्योंकि अभी संकट है। धीरे धीरे लेकिन आत्मनिर्भर होना जरूरी है। ये जो बाहर से आयातित ऊर्जा है उसके लिए निर्भरता है, वो देश को कभी भी स्वायत्त नहीं होने देगा। आप हमेशा फंस जाए, कभी की लड़ाई हो गई, कोई संकट आ गया, तो फिर आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि हम कैसे आपूर्ति करें। जी बिल्कुल। सर आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने समझा कि जिस तरीके से पश्चिम एशिया में माहौल अभी भी बना हुआ है, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, उस बीच भारत ने ये बड़ा कदम उठाया है, बड़ा फैसला लिया है ताकि हम जिस परेशानी से जूझ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कटौती हो, कमी आए। लेकिन और क्या कुछ बड़े एक्शंस लिए जाएंगे आने वाले समय में, उस पर हमारी भी नज़र लगातार बनी हुई है।